गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डी के को आपको ना एक बार आपका यार्ड इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है हमारा एडवांस जीएस सेट प्रैक्टिस चल रहा है और हमने 6 सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज 7वां नंबर का सेट प्रैक्टिस है। सो आपको रूल रेगुलेशन सब चीज़ पता है। आज फिर वैसे क्वेश्चन 5-5 के सेट में आएंगे, आप अपने मन से देखेंगे और लास्ट में नंबर कमेंट करेंगे। ओके, और आपको विश्वास जताता हूँ, एक विश्वास रखिए कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, मेरा वादा 20 सेट के बाद आप एग्जाम में बैठते हैं और आपका स्कोर 70+ नहीं है तो जे फिर बोलिए जो सही, ठीक है। तो आप विश्वास रखिए और 20 सेट पढ़िए और जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बोला जाता है उसको नोट कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, मात्र 2000 के आसपास क्वेश्चन जाएंगे और 20 सेट में मात्र 500 क्वेश्चन होंगे। तो 2000 के आसपास सेट में आपका अगर क्वेश्चन से तैयारी हो जाती है तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सेट अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। तो आपके पास 5 क्वेश्चन तैयार है, स्टार्ट में प्लीज। भारत पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक धुलन केंद्र कहा जाता है? शहर को सांस्कृतिक धुलन केंद्र कहा जाता है। चलिए, बताना है हैदराबाद, बंगलुरु, लखनऊ, बनारस, ठीक है। तो इसका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आंसर थोड़ा तेजी में मानेंगे आज। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद, ठीक है। धुलन केंद्र किसको कहा जाता है? सांस्कृतिक धुलन केंद्र, किसको? हैदराबाद को। और बंगलोर क्या है? बंगलोर इलेक्ट्रॉनिक शहर या सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर, आसान काम है। बनारस मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है, किसको? बनारस को। एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करेंगे, लिखेंगे नहीं है। बनारस को क्या कहा जाएगा? मंदिरों और घाटों का शहर। लखनऊ को नवाबों का शहर। बंगलोर को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक शहर और सिलिकॉन वैली। और हैदराबाद को क्या कहा जाएगा? धुलन केंद्र। सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो होता है सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही आपका क्या होता है? रेशम का उत्पादन होता है, मलबई रेशम। कल मैंने बताया था पिछले सेट में। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस, रेडक्लिफ ब्राउन, लॉरी बेकर, ले कार्बोजियर। चलिए, हमेशा कंफ्यूजन कहाँ होगा जो बता रहे हैं? हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। हम भी एग्जाम में बैठते थे, वो कंफ्यूजन होती थी। इसी को अकॉर्डिंग हमने तैयारी किया है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, लेकर के आगे चले। तो आपको ए और डी में कंफ्यूजन पक्का होगा, मेरा वादा। फिर करके देख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे लोड करके रखें, बार बार प्रैक्टिस करें, आपको क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार से क्लियर नहीं होता है। एग्जाम के समय जाए नोट बना के रखें, एग्जाम के समय जाए 2000 के आसपास क्वेश्चन रहेगा, एक बार 2 दिन के अंदर में पूरे क्वेश्चन से देख के एग्जाम में जाना है। तो चलिए, चंडीगढ़ का वास्तुकार ले कार्बोजियर थे और एडविन लुटियंस क्या थे? एडविन लुटियंस दिल्ली शहर का नियोजन इसने तैयार किया था। एडविन लुटियंस दिल्ली शहर का नियोजन किए थे। और दूसरी बात, भारतीय संसद का निर्माण भी वास्तुकार इन्हीं को माना जाता है। किनको? एडविन लुटियंस को, क्योंकि दिल्ली शहर का वास्तुकार थे, ठीक है। तो दिल्ली शहर या भारतीय संसद का एडविन लुटियंस, लेकिन चंडीगढ़ का वास्तुकार ले कार्बोजियर थे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से जानी जाती है? मानस, धनजी, चोमोलंगमा, दिहांग। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी कंफ्यूजन कहां होगा? मानस और दिहांग में। क्लियर? चोलोलंगमा को कोई सोच रहे होंगे नहीं पढ़ते हैं जो, अलग बात है। लेकिन जो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे हमेशा परेशान करेंगे। 4 ऑप्शन में कोई भी लोग जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, 2 ऑप्शन छाट लेते हैं और 2 में फिर बस ए की, डी की, ए की, ऐसे करके एग्जाम में गलती हो जाता है। तो क्लियर कर लीजिए फिलहाल। तो इसका क्या है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में दिहांग। और कल मैंने पिछले सेट में आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिम बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। चलिए, और ये चोमोलंगमा जो है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। चोमोलंगमा सबसे ऊंची जो चोटी है हिमालय की, कहाँ कहा जाता है? चोमोलंगमा, तिब्बत में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। आगे देखिए,
ऑस्ट्रियोमेलेशिया, ऑस्ट्रियोमेलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? ए, सी, के, अन्य, जल्दी बनेंगे। चलिए तो आंसर होंगे डी, विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्ट्रियोमेलेशिया। ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से अस्कर्बी, विटामिन के को चाहिए, ए खून के थक्का जमाने में सहायता करता है। पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा, काफी कन्फ्यूजन क्वेश्चन इसमें होगा, आप देख सकते हैं। डंकन पास किसको अलग करती है, या किसको मिलाती है, किसको जोड़ने का काम करती है, या किनके बीच स्थित है, आपको देखना है। डंकन पास किनके बीच स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, अंडमान और निकोबार, मिनिकॉय और मालदीव, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। काफी कंफ्यूजन, देख लीजिए आप। चलिए आंसर क्या होंगे इसका? ड से डंकन, ड से दक्षिण अंडमान, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है डंकन पास। अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, याद रखेंगे टोटल को। चार को ऑप्शन है, चार क्लियर कर लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन पास, मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय क्या है? 9 डिग्री चैनल। याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान किनको डंकन पास के द्वारा अलग होते हैं। क्लियर? चलिए 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, बनाएंगे फिर से तेजी में थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आतिशबाजी में नारंगी रंग का कारण क्या है? आतिशबाजी में समझते हैं ना, जो दीपावली या शादी में पटाखा जो हम छोड़ते हैं, है ना, तो उसमें कलरफुल आते हैं, तो उसकी बात चल रही है, आतिशबाजी उसको लिया जा रहा है। तो आतिशबाजी में नारंगी रंग का क्या कारण, जिसमें जो नारंगी ऑरेंज जो कलर निकलता है, किसके कारण निकलता है? अस्ट्रासियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। लास्ट में नहीं लिखिए, सोचिए, कैल्शियम याद रखिए, बेरियम, अस्ट्रासियम, सोडियम बेहतर होगा, तो बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए कंफ्यूजन होगा, चलिए सबको क्लियर करते हैं, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से रखिएगा, याद कीजिएगा थोड़ा। कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड याद करने की जरूरत नहीं है, सब अलग अलग है, तो कैल्शियम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण आतिशबाजी में कौन सा कलर? ऑरेंज, नारंगी। और अस्ट्रासियम कार्बोनेट, अस्ट्रासियम के कारण लाल दिखता है। क्या दिखा है? कौन सा कलर देखा? लाल। और सोडियम क्लोराइड के कारण इसके कारण होता है पीला, इसके कारण पीला। पूछेगा कि पीला किसके कारण? तो सोडियम क्लोराइड। और बेरियम हरा दिखेगा, हरा भी रहता है, 7 कलर दिखाई देंगे आपको, तो हरा बेरियम के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण नारंगी ऑरेंज, और अस्ट्रासियम के कारण रेड, और सोडियम क्लोराइड के कारण येलो होते हैं कलर आतिशबाजी में। याद रखेंगे चलो, और भरोसा रखिए आपके एग्जाम में जब दिखा देंगे बनेंगे पक्का, लेकिन आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन नहीं छिपेगा। रक्त के जमने में निम्न में से कौन सा मदद करता है? आपको बनाना है, देखते हैं, काफी आसान क्वेश्चन, आइए बना लिए होंगे, सारे ऑप्शन है आपके पास। चलिए गलत बना लिया, यहां पे है रक्त के जमने में कौन सा मदद करता है? आयरन दिया हुआ है, कैल्शियम धन आयन, मैग्नीशियम धन आयन, सोडियम धन आयन और पोटासियम है, इसको विटामिन के मत समझ लीजिए। तो कैल्शियम धन आयन के कारण क्या होता है? जमने में मदद होता है। याद रखिएगा थोड़ा, ऐसा नहीं कि ब्लड को जमने में, थक्का जाने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के, और के जहां दिखेगा मारती है। यहाँ पे देख लीजिए सबके आयन दिया हुआ था, तो यहाँ पे कोई विटामिन की बात नहीं चल रही थी, धातु की बात चल रही थी। वहां पे कुछ नहीं लिखा रहता है कि विटामिन या कुछ, आपको सोचना चाहिए। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? चलिए काफी आसान क्वेश्चन है, उर्दू, अरबी, पर्शियन, तुर्की। चलिए जो पर्शियन थे, फारसी जो सुने, फारसी ही है, पर्शियन उसी को कहा गया है, फारसी या पर्शियन, दिल्ली की सल्तनत की राजभाषा। और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। चलिए आगे।
शिवाजी ने औरंगजेब के किस प्रतिनिधि की को मार डाला था? सर, शिवाजी ने औरंगजेब के किस प्रतिनिधि को क्या कर दिया था? मार डाला था। ऑप्शन है शाइस्ता खां, अफजल खां, मुअज्जम खां, फारूक सिंह। चलिए, तो आंसर होगा अफजल खां को मार दिए थे। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है कि शिवाजी ने औरंगजेब के किस प्रतिनिधि का अंगूठा काट के छोड़ दिया था? मारा नहीं था, अंगूठा काट के क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। तो था शाइस्ता खां, केवल अंगूठा काट कर छोड़ दिया था। शिवाजी ने औरंगजेब के कुछ प्रतिनिधि शाइस्ता खां को अंगूठा काट के छोड़ दिया और अफजल खां को क्या कर दिया था? मार दिया था। तो मारने की बात थी, इसलिए ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड, कशेरुकी जिसको बोलते हैं, कशेरुकी से कितने नर्व निकलते हैं? चलिए, 31, 13, 32, 33। चलिए 33। इमोशन में आंसर मत मारिए, इमोशन से काम नहीं चलता ना, याद करके मारिए, कुछ सोच के मारिए। इमोशनली अत्याचार मत कीजिए, मार देते 33, ऐसा थोड़े। कशेरुकी थोड़ा पूछ रहा है, तंत्रिका पूछ रहा है कि कशेरुकी से कितनी तंत्रिका नर्व जुड़ा हुआ है, जो पूछा गया है। तो नर्व कितना? 31 जुड़ा हुआ है। कशेरुकी में हड्डी, कशेरुकियों की संख्या 33 होती है, ना कि नर्व की। तो कशेरुकी में रीढ़ की जो हड्डी होती है, देखिए जॉइंट जॉइंट रहता है, तो उसमें कितनी हड्डी? 33 होती है। लेकिन उसमें कह रहा है कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31, बिल्कुल सही है। चलिए, फिर से 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बनाएंगे। क्वेश्चन में 11 है, मारमागांव पतन स्थित है। पतन मतलब बंदरगाह, पोर्ट, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा और केरल। बनाएंगे। तो मारमागांव पतन कहां है? गोवा में। चलिए, किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किसको खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड और नन ऑफ दीज। चलिए, मार दिए, कंफ्यूजन आया होगा ए और बी में। चलिए, बी कंफ्यूजन दूर। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से थोड़ा देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ और है। चलिए, इसका नाम में चलता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। चलिए बताइए, 1920, 1924, 1928, 1930 बन गया। चलिए, काफी कंफ्यूजन होता है इसमें, तो आंसर होगा 1924 और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। चंद्रशेखर। चलिए, तो चंद्रशेखर आजाद 1924 में किए थे। अच्छा, चलिए 1928 में, ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह आ रहे हैं भाई, टेंशन मत लीजिए, भगत सिंह। तो वहां पे किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आया ना? क्या हो गया? HRS, ए मान लेते हैं। तो भगत सिंह क्या कर दिए थे? H, हिंदुस्तान, R, सॉरी एस ए कर दिए थे। ये था हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशल एसोसिएशन। यहां पे क्या लग गया? सोशल। तो सोशल जैसे ही लग जाएगा तो कौन हो जाएंगे? भगत सिंह 1928 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। और एक लेटर बढ़ जाता है तो 4 साल बढ़ जाता है, 4 लेटर है तो इसके बाद 4 साल। तो 1928 में भगत सिंह ने किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशल एसोसिएशन की स्थापना। किसने किया था? भगत सिंह ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी और किया था चंद्रशेखर आजाद ने। दोनों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, थोड़ा सा का अंतर है, काफी बाकी सब मिल रहा है। कहीं कहीं यहाँ पे फौज लिखा रहता है, एसोसिएशन की जगह पे फौज, फिर भी यही रहेंगे, भगत सिंह ही रहेंगे। बंगाल विभाजन से जुड़े हुए भारत के वायसराय कौन थे?
ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए, लिटन, कैनिंग, कर्जन, माउंटबेटन। लेकिन बाकी ऑप्शन भी अच्छा तगड़ा है तुम्हारे लिए। लॉर्ड कर्जन 1905 में, कब? 1905। और लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में। भारत विभाजन, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय। और कैनिंग 1857 में। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। 1857 का विद्रोह याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय कौन? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल विभाजन, कार्य 1905। माउंटबेटन, ये भी भारत विभाजन 1946। और लिटन, इनका सबसे बड़ा योगदान था 1800, योगदान था क्या विरोध था? 1878 में क्या लगाए थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाए थे 1878 में। कौन? लॉर्ड लिटन। लिटन लगा दिए थे। और रिपन 4 साल बाद 1882 में इसको आके क्या कर दिए थे? हटा दिए थे। लिटन लगाए थे लिट्टी खा के, और रिपन आके हटा दिए थे। और बंगाल विभाजन, कर्जन 1905। 1857 की क्रांति के समय कैनिंग। और भारत विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा हुआ था, 1946 में आए थे। चलिए किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है? चलिए, काफी क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं, यहाँ मिलता है, बढ़िया क्वेश्चन मिलता है। और आप लोग को तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हमें जानते हैं उनको पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आते हैं, नजर आएंगे। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोल जाते हैं बस लोड रखिए दिमाग में, बार बार रिपीट कीजिए। एक बार मेरे नाम से एग्जाम में बैठिए, उसके बाद देखिए क्या होता है स्थितियां। चलिए, तो किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है? रेडॉन, ओजोन, हाइड्रोजन, जेनॉन। चलिए, तो नजर में रेडॉन नजर आ रहा है, किसी को ओजोन नजर आ रहा है, किसी को हाइड्रोजन, किसी को जेनॉन। तो जिनको जेनॉन उनका सही, ठीक है। रेडॉन क्या है? ये भी क्या ये गैस है, नोबेल गैस है रेडॉन भी। तो ये इसी वायुमंडल में नहीं पाए जाते। ये कब दिखाई देते हैं? दिखाई तो देंगे नहीं। कब वायुमंडल में आते हैं? जब भूकंप आने की स्थिति होती है, अर्थक्वेक के समय। उससे पहले रेडॉन गैस वायुमंडल में आ जाते हैं। तो सिर्फ अर्थक्वेक का संकेतक है रेडॉन, अर्थक्वेक से थोड़ा देर पहले। ओजोन क्या करता है? O3 अल्ट्रावायलेट रे से पृथ्वी की रक्षा करता है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को, पराबैंगनी किरणों को। हाइड्रोजन वायुमंडल का सबसे हल्का गैस है। कौन? हाइड्रोजन। चलिए, याद रहेगा। अब आइए क्वेश्चन में यहां पे आता है, कौन सा राजमार्ग कोलकाता से मुंबई को जोड़ता है? 3, 4, 5, 6 सब दिखाई देगा आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ ना कुछ टेक्निक आप लगाइए, तो कोई उपाय नहीं है। एग्जाम में आएंगे और गलत होना तय है। चलिए, काफी कंफ्यूजन है। 1 आता सब मार देते, 7 होता सब मार देते, 2 भी मार देते लगभग, लेकिन 2 के बाद है 7 से पहले। देखिए, तो इसको कुछ ना कुछ आप रखिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग भी परेशानी हुआ था, तो उसके लिए हमने कुछ अपना रखा था, इसे हम याद रख लिए थे। दिया, दीको, कोचे, दिया, दीको, आमू, मूचे, कोचे, कोम। बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है ना? दिया, दीको, आमू, मूचे, कोचे, कोम। ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6 हो गया। कोलकाता मुंबई, कोलकाता मुंबई 6 में मार दीजिए, 6 हो गया। और दिया, दिया रहेगा ऐसा, मार दिया ना आसानी से। तो याद रखने का कुछ दिया है, तो 1 में क्या है? दिल्ली से अमृतसर। दी को दिल्ली से कोलकाता। आमू है आगरा से मुंबई, काफी इंपोर्टेंट है। ये है मुंबई से चेन्नई। ये है कोच, कोलकाता से चेन्नई।
ये कोमू, कोलकाता से मुंबई। तो हमारा क्या था, कोलकाता से मुंबई, तो कोमू के माह 6 नंबर में। क्लियर हो गया। तो कुछ ना कुछ टेक्निक रखिए और 6 को पार कर दिए तो 7वां है बनारस, सबसे लंबा है आपको पता है, बनारस से कन्याकुमारी। और 8वां क्या है आपको याद होगा, दिल्ली जयपुर और मुंबई। हो गया, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फिर सॉल्व करेंगे। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चलिए, तो सार्क में कितने सदस्य हैं आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा देर में बात करते हैं। पहले क्लियर कर लेते हैं, निम्न से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, लगभग बार ऑप्शन यही होता है, लेकिन ऑप्शन बदल जाएगा तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन तो है। तो क्लियर करेंगे, अभी इसका एक ट्रिक देंगे हल्का सा, याद रखेंगे। फिलहाल आंसर इसका ए है और इसको मिटाते नहीं, रख लेते हैं, बाद में इसको क्लियर करते हैं थोड़ा देर में, बाकी सॉल्व करने के बाद जो जगह बनेंगे। तो निम्न से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार होगा, श्रीलंका, मालदीव, भूटान है। तो बाकी और भी देश तो है, अगर दूसरा ऑप्शन है तो क्या करते हैं आप, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, करते हैं काम। दूध में वसा धारणता किस ऋतु में कम हो जाती है? शरद, ग्रीष्म, वर्षा, नन ऑफ दीज। चलिए रट्टा मत मारिए, दुनिया में इतने क्वेश्चन हैं कि आप रट्टा मारोगे, अभी मारोगे भूल जाओगे। कुछ टेक्निक से पढ़ो, कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैटर ये है कि आप कितने देर पढ़ते हैं, मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप क्या पढ़ते हैं। आप दिन भर में 4 घंटे पढ़ते होंगे, लेकिन मेरा वीडियो आधे घंटा देखिए, दोनों में काफी अंतर दिखाई देगा आपको। जब भी पढ़िए अपना 100% दीजिए, और पढ़ाई को टेक्निक से पढ़ा जाता है, ऐसे थोड़ा ना कि रट्टा मार रहे हैं। कितना देर रहेगा, अभी मारिए और 2 दिन बाद देखिए फिर भूल रहेगा वो, फिर चला जाएगा। जिस प्रकार से तेजी में आया था तेजी में चला जाता है। तो आसान से आराम से पढ़िए, हड़बड़ाइए मत, और टेक्निक के साथ पढ़िए। जिस क्वेश्चन को क्रॉस कीजिए, जब दोबारा एग्जाम में आए तो 100% आप बनाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए ना। तो देखिए, दूध में वसा धारणता किस ऋतु में कम हो जाती है? रट्टा मारिएगा, जाइए ग्रीष्म, शरद, वर्षा, सब तो ऋतु ही है। तो याद कीजिए थोड़ा। अब जब दूध को गर्म करते हो तो क्या होता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर छाली जम जाता है, यानी पूरा बसा ऊपर आ जाता है, तो नीचे दूध में तो बसा समाप्त होगी। बस वही वाली बात है। ग्रीष्म मतलब गर्मी होता है, गर्मी में क्या हो जाएगा, और जो आपका बसा है सब ऊपर आ गया, तो उसमें दूध में बसा धारणता क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बसा सब बाहर आ चुका है, ऊपर आ चुका है। तो किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। क्लियर? आगे चलते हैं। बुध चरित्र का लेखक कौन था? काफी कंफ्यूजन में क्वेश्चन है भी, ऑप्शन आ रहे हैं, बाण, भट्ट, अश्वघोष, पाषाण, कलन। ये तो छाट दीजिएगा, लेकिन बाकी देख लीजिए। मार दिए, तो आंसर होगा इसका अश्वघोष। चलिए अब हम क्लियर करते हैं, आप मार चुके हो, उसके बाद आंसर दिए। ये दोनों में इनको कंफ्यूजन होगा, इन दोनों में गलत भी होगा तो नहीं दोनों में होगा, बाकी दो को छट गया होगा। तो याद रखिए, बाण भट्ट याद रखिए, दोनों से छट जाएगा कैसे, इसको योग को याद रखिए। बाण भट्ट किसके रचयिता थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। तो पक्की बात यहाँ बुध चरित्र है, तो कौन? अश्वघोष। क्लियर? ये दोनों कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, हमेशा रहेगा ये क्वेश्चन, ये दोनों ऑप्शन में नजर आ जाएंगे। तो कंफ्यूजन जब है तो दिमाग को शांत करें, हड़बड़ाए नहीं। अश्वघोष, बाण भट्ट में कंफ्यूजन आ रहा है तो बाण भट्ट के पास जाइए और उनसे पूछिए कि आप क्या लिखे थे। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था, तो जब ये हर्षचरित्र लिख दिए तो पक्की बात है जो दूसरे पार्टी में वो चरित्र लिख देंगे। बिल्कुल। चलिए आगे बनाइए। तो निम्न में से कौन सी धातु सबसे पहले खोजी गई? सबको पता है ना, बढ़िया। लोहा, तांबा, चांदी, सोना। अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। कौन सी धातु सबसे पहले खोजी गई है? चलिए, तो आंसर होगा सोना। सबसे पहले सोना खोजा गया है, लेकिन सबसे पहले प्रयोग जो है, उपयोग या प्रयोग जो भी लिखिए, प्रयोग किसका किया गया?
तांबा का किया गया है, लेकिन खोजा गया है सोना को। और हड़प्पा सभ्यता में लोहा के ज्ञान नहीं था। एग्जाम में आएगा तो काफी आसान क्वेश्चन, बार बार रिपीट करते हैं सब। चलिए आगे, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा, चलिए बताइए जल्दी। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। सब तो ऐसे लग रहा है, सब तो दक्षिण भारत का ही है नहीं। चलिए तो आंसर होगा तमिल। किस देर राय के दरबार में होता था, लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। 2016 का यूपीएससी का प्री था, उसमें क्वेश्चन था कि इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से किस भारतीय भाषा को जाना जाता है। इटालियन ऑफ द ईस्ट, तेलुगु। इटालियन ऑफ द ईस्ट कौन है? इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु को माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन है? तमिल है। अब आइए ऊपर आते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि निम्न से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। हमेशा सार्क 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 आते हैं, साउथ एशिया इसका समूह है। तो इसका एक याद रखिए, पीएनबी, बैंक देखें, पीएनबी से इस कैपिटल समूह से बीमा करवाया, हिंदी में लिख दिए, बीमा करवाते ना इंश्योरेंस, तो हम पीएनबी से इंश्योरेंस अपना करवाए, बीमा करवा लिए हैं। चलिए तब पी से पाकिस्तान, याद रखेंगे थोड़ा सा, चीजों को रिलेट करके पढ़िए, टेक्निक के साथ पढ़िए, रट्टा मत मारिए प्लीज। इसमें रट्टा मार दिया मैं हमारा, बाद में आ गया कुछ और, चीन, तो क्या करोगे? पाकिस्तान, ठीक है। एन से नेपाल, बी से भूटान, फिर एस से श्रीलंका, ठीक है, बी से बांग्लादेश, फिर आई से इंडिया, भारत, एम से म्यांमार नहीं, देखिए एम से ग्रीक भी फेल हो जाता, एम से म्यांमार नहीं, थोड़ा सा याद रखेंगे, मालदीव, मालदीव, और ए से एक और है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। चलिए तो आंसर म्यांमार नहीं, कौन सा देश सार्क के सदस्य नहीं है? म्यांमार। अच्छे से याद रखेंगे टेक्निक के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मंडे को हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चला था वो 1 2 3 टाइप में पढ़े थे, और 4 to 6 बचा हुआ है, तो मंडे को करेंगे। लेकिन उससे पहले आप पुनः जो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए, काफ़ी मजा आने वाला है। और टाइप 4 to 6 बताएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, मेरा वादा, और काफ़ी आसान हो जाएंगे। लेकिन प्रीवियस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और हो संभव हो तो उसका नोट बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।